नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसकी सहायता से किया? तो चाणक्य इसके गुरु थे और प्रधानमंत्री भी रहे। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक जिसका नाम था धनानंद को पराजित करता है और पराजित करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त की अगर उपाधि की बात करें तो चंद्रगुप्त की जो उपाधि थी पॉलीब्रोथा, जिसका अर्थ होता है पाटलिपुत्रक। और अगर स्ट्रैबो और जस्टिन के अनुसार बात करें तो इन्हें सैंड्रोकोटस किसने कहा है? स्ट्रैबो और जस्टिन ने इन्हें सैंड्रोकोटस कहा है और एरियन और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा है। एंड्रोकोटस किसने? एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र है। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और अगर चाणक्य के बचपन की नाम की बात करें विष्णुगुप्त था। और पुराणों में इन्हें द्विजर्षभ कहा गया, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुरोहित रहे और पुरोहित के साथ साथ इनके प्रधानमंत्री भी रहे। और चाणक्य कुछ समय तक के लिए बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे। अगर इनके ग्रंथ अर्थशास्त्र की बात करें तो यह राजनीति और प्रशासन पर आधारित ग्रंथ था। और अगर अर्थशास्त्र के अधिकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें 15 अधिकरण और प्रकरण जो प्रकरण है इसमें वह है आपके 180 प्रकरण। और श्लोकों की बात कर रहे हैं तो श्लोकों की जो संख्या थी लगभग 6000 के आसपास थी। इस अधिकरण में जो 15 अधिकरण है, जो भाग है 15, इस 15 अधिकरण में जो छठवां अधिकरण है, इस अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। और इस सप्तांग सिद्धांत में आपके जो सप्तांग सिद्धांत है, इसमें पहला है जो वो राजा, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो है राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा है कोष और छठवां दंड और सातवां मित्र है। यह था अर्थशास्त्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके शासन को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो नंद वंश। और नंद वंश का शासक था धनानंद। इसको पराजित किया और पराजित करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और अगर नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो महापदम नंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रीक शासक चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में
305 और 4 के 304 और 5 के आसपास युद्ध हुआ और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है और चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं। पराजय के बाद दोनों के बीच में संधि होता है, इन दोनों के बीच में, और वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। इस वैवाहिक संबंध में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम हेलेना था, हेलेना का विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और स्ट्रैबो के अनुसार अगर हम बात करें तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत प्रदान किए थे। जो वह जीतते हुए आया था उसमें से 4 प्रांत जिसका नाम था, पहला था अराकोसिया, अराकोसिया जिसे आज हम कंधार के नाम से जानते हैं। दूसरा था एरिया जिसे हम हेरात के नाम से जानते हैं। और तीसरा था आपका जेड्रोसिया, जेड्रोसिया जिसे आज हम मकरान के नाम से जानते हैं, मकरान तट के नाम से जानते हैं। और जो चौथा जो था उसका नाम था पेरोपनिसडाई, पेरोपनिसडाई जिसे हम काबुल के नाम से जानते हैं आज। इन 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को वापस करता है और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप 500 हाथी इसे प्रदान करते हैं, 500 हाथी इसे प्रदान करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आने वाला राजदूत था उसका नाम था मेगस्थनीज, जिसकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो सेल्यूकस निकेटर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चाणक्य के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? तो कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र चाणक्य की महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगर बिंदुसार की बात करें तो इनकी उपाधि थी अमित्रघात, इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके शासनकाल में आने वाले राजदूतों का अगर क्रम देखें तो एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को भेजा और मिस्र के जो नरेश थे फिलाडेल्फस जिसे हम टालमी द्वितीय के नाम जानते हैं, इन्होंने डायनोसियस को भेजा। तो 2 राजदूत इनके दरबार में आने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी में, 269 बीसी में हुआ था। और अगर अशोक की बात करें तो अशोक, इसका राज्याभिषेक 269 में हुआ था। इनकी जो उपाधि क्या थी? देवनाम प्रियदर्शी, और इनकी उपाधि थी प्रियदर्शी इनकी उपाधि थी। और ये जो उपाधियां थी अलग अलग अभिलेखों में, जैसे अगर देवनाम प्रियदर्शी की बात करें तो यह जो उपाधि थी यह आपका गिरनार अभिलेख, निगलीवा और रुमिनदेई अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। अगर प्रियदर्शी की बात करें तो भ्राबु और कंधार और आपका दीपवंश, यहाँ पर इनका नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ। और इस कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है यह है आपका अशोक के 13वें शिलालेख में,
13वें शिलालेख में। और जो कलिंग युद्ध हुआ था अशोक और, आप सभी जानते हैं, अशोक और कलिंग नरेश, जिनका नाम था खारवेल, शासक कलिंग नरेश खारवेल, है ना। अशोक इस कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला जो बौद्ध भिक्षु था उसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु था इसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीक्षित किया। और अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष, शासन काल के 10वें वर्ष बोधगया गया और शासन काल के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया, जहां पर वह जो कर था 1/6, लुम्बिनी ग्राम का जो कर था 1/6 उसे घटाकर 1/8 कर दिया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 268 था, 269 BC में इसका राज्याभिषेक हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो आप सभी जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? तो अशोक ने अपने धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? तो शिलालेख और स्तंभ के माध्यम से। अशोक के 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। और जो 14 शिलालेख हैं यह 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं इसके। और इसने अपने धर्म, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अन्य लोगों को भी अलग अलग देशों में भेजा। जैसे अगर हम बात करें महारक्षित, महारक्षित को कहाँ भेजा? तो यवन देश भेजा। महेंद्र और संघमित्रा, आप सभी जानते हैं कि महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो लंका भेजा, है ना। सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा। मंझिम को भेजा कहाँ? तो हिमालय देश भेजा। और धर्मरक्षित को भेजा कहाँ? अपरांतक भेजा। और महाधर्मरक्षित को भेजा महाराष्ट्र। कहाँ भेजा? महाराष्ट्र भेजा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, शिलालेख और स्तंभ के साथ साथ लोगों को अलग अलग देशों में भी धर्म प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के किस शासक को देवानाम प्रिय कहा गया? तो आप सभी जानते हैं कि अशोक का जो नाम था देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, है ना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म की ओर मुड़ा और अंत में संन्यास ले लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य यह अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाते हैं। और जो जैन धर्म के उस समय भिक्षुक हुआ करते थे भद्रबाहु, कौन? भद्रबाहु की शिष्यता को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद कहाँ चले जाते हैं? श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। और यहीं पर श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में यहीं पर संलेखना पद्धति से, संलेखना या इसी को संथारा भी कहते हैं, संथारा पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं।
तो चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का अंत किस स्थान पर हुआ? तो अभी हमने देखा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था, संलेखना और संथारा पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो मौर्य सम्राट के जो अशोक थे अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अभी हमने देखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के पुत्र का नाम क्या था जिसे बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया? तो पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का पतन किसके शासनकाल के बाद शुरू हुआ? तो जो मौर्य साम्राज्य का पतन था वह अशोक के शासनकाल के बाद क्या होने लगा? पतन की तरफ आगे बढ़ा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ हुए। बृहद्रथ का सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इसने इनका धोखे से इनकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना इसने की। तो अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ है। किसका? मौर्य वंश का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में बृहद्रथ की हत्या करता है और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इनके अभिलेखों को पढ़ा। और अगर अशोक के अभिलेखों की बात कर रहे हैं तो अशोक के जो भी अभिलेख थे, अशोक के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो भाषा जो थी वो प्राकृत थी। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा थी, लेकिन लिपि जो थी, भाषा प्राकृत थी और लिपि जो थी, लिपि थी ब्राह्मी। और इसी लिपि को जेम्स प्रिंसेप पढ़ने में कामयाब हुआ था। और इसके और भी अशोक के और भी अभिलेख जो थे वो खरोष्टी, अरमेइक और यूनानी लिपि में मिले, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि था वो जेम्स प्रिंसेप सबसे पहली बार पढ़ने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की भाषा क्या थी? मौर्य साम्राज्य की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। मौर्य साम्राज्य की भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शासनकाल किस शताब्दी में था? अशोक का शासनकाल किस शताब्दी में था? तो अशोक जो शासन किया था, जो शासनकाल था, ये था 269 बीसी से 232 बीसी। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 37 वर्ष तक इसका शासनकाल चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा सैन्य अभियान कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा अभियान था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस वृक्ष के नीचे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पीपल वृक्ष के नीचे उपगुप्त ने इन्हें दीक्षित किया था। किसने? तो उपगुप्त ने, उपगुप्त नामक भिक्षु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की अगर मुद्रा की हम बात कर रहे हैं तो जो मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी, अगर मौर्यों के राजकीय मुद्रा की बात करें तो वह पड़ था। पड़ था, जिसे हम रूप्य रूप भी कहते थे। रूप्य रूप भी कहते थे, इसे कहा जाता था। रूप्य रूप कहा जाता था पड़ को। ये राजकीय मुद्रा थी। लेकिन अगर इसके सिक्कों की बात करें, जो धातुएं इस्तेमाल में लाई जाती थी, तो तांबे को और चांदी को लाया जाता था। सोने के सिक्के भी कहा जाता है कि सोने के सिक्के भी थे, लेकिन अभी तक जो सोने के सिक्के थे इसका कोई भी साक्ष्य अभी तक मिला नहीं है। तो सोने का जो सिक्का था इसे निष्क कहा जाता था। निष्क कहा जाता था, या सुवर्ण, सोने का तो सुवर्ण भी कहते थे। और जो चांदी का सिक्का था इसे पड़ या करशापड़ कहा जाता था। पड़ या करशापड़, या इसका एक नाम और है धरण और सतमान भी। सतमान, इसके अन्य नाम थे। चांदी के जो सिक्के थे उसे पड़, करशापड़, धरण और सतमान। और जो तांबे का सिक्का था इसे मासक या इसे कंकड़ी कहा जाता था।
कांकड़ी, कांकड़ी कहा जाता था तांबे के सिक्के को, और स्वर्ण के सिक्के को निष्क और स्वर्ण। लेकिन अभी तक स्वर्ण सिक्के जो है मिले नहीं है जो मौर्यकालीन थे। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो तांबे, चांदी और सोने, तो कहने का मतलब कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। धातु के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। जो राजकीय मुद्रा था उसे पर्ण कहते थे, उसे रुपये रूप भी कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कितने स्तंभ स्थापित किए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने 84,000 स्तंभों को स्थापित किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है? तो अशोक के जो 7वें शिलालेख हैं, 7वां शिलालेख है, इसमें इसके धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। और 13वें शिलालेख में आप सभी जानते हैं कलिंग युद्ध की बात की, कलिंग युद्ध का उल्लेख है, कलिंग युद्ध का उल्लेख है, और धम्म विजय का उल्लेख है। दूसरे शिलालेख में मानव और पशु चिकित्सा की बात की गई है। और जो 9वां शिलालेख है इसमें धम्म मंगल का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 7वें में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के राजनीतिक विचार किस पर आधारित थे? तो चाणक्य के जो राजनीतिक विचार थे वो शक्ति और सत्ता, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, शक्ति और सत्ता पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य ने किसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महत्वपूर्ण भूमिका इसने नंदवंश को नष्ट करने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।